नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। महंत अवैधनाथ को उनके श्रद्धांजलि समारोह में वो करेंगे शिरकत। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होगा यह श्रद्धांजलि समारोह। सीएम योगी के गुरु थे महंत अवैधनाथ। 2:30 पर गोरखपुर से कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम के दौरे का आज दूसरा दिन है और हम आपको बता दें कि महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होगा श्रद्धांजलि समारोह। सीएम योगी के गुरु थे महंत अवैधनाथ और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम रहेगा वो कुशीनगर का रहेगा। 2:30 पर वो कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। और गोरखनाथ मंदिर में आज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। महाराणा शिक्षा परिषद के प्रमुख अपने गुरु को इस दौरान श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु की आज 6वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम होना है। महंत अवैधनाथ का देहवासन 2014 में हुआ था, तो आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि है और आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। महंत अवैधनाथ की आज 6वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचकर अपने गुरु को श्रद्धांजलि देंगे। दिग्विजयनाथ जी महाराज महायोगी गोरखनाथ जी की प्रसाद थे। माना जाता है कि जब ये बच्चे थे, 6 वर्ष के बालक थे, तभी इनके परिवार ने ये कहते हुए गोरखनाथ मंदिर को दिया था कि ये महायोगी गोरखनाथ की मनौती से ही जन्म लिए हुए हैं। योगी राज बाबा गंभीरनाथ जी उस समय यहाँ के इस पूरे मंदिर के देखभाल करते थे, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। उनकी देखरेख में दिग्विजयनाथ जी का यहाँ परवरिश हुआ और बाद में ब्रह्मनाथ जी के वो शिष्य बने। आगे चल करके 1935 में वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के रूप में अभिषिक्त किए गए। और आज ही सीएम योगी का कुशीनगर का दौरा भी है। 2:55 पर कुशीनगर सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 3 बजे से 4:30 बजे तक कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर एक बैठक भी होने वाली है। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहेंगे। इसमें 4:35 पर कुशीनगर से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। 5:10 पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी। तो आज सीएम योगी का कुशीनगर का दौरा भी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बैठक भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आज नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। और कानपुर की बात कर ले तो बिकरू कांड का मामला, जय वाजपेयी के घर से अब निकाला गया है सामान। ब्रह्मनगर स्थित मकान से निकाला गया सामान 2 दिन पहले ही पुलिस ने चस्पा किया था यहां पर नोटिस। नजीराबाद पुलिस मौके से फिलहाल नदारद दिखी। बिकरू कांड का मामला है और जय वाजपेयी के घर से अब सामान को निकाल दिया गया है। ब्रह्मनगर स्थित मकान से ये तमाम सामान निकाले गए हैं। 2 दिन पहले ही पुलिस ने नोटिस भी चस्पा कर दिया था और अब इसके बाद पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली। और गोरखपुर में जिले के आला अधिकारियों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर अधिकारियों ने महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि 7 सितंबर को सीएम योगी द्वारा 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन होना है। ऐसे में इसको देखते हुए कमिश्नर, डीएम और एसएसपी सभी आला अधिकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। और उत्तर प्रदेश में अब कारोबार करना और भी आसान हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब बिजनेस शुरू करने के लिए अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सफलता पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से संघर्ष करने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने पर है। इस प्रक्रिया में राज्य के व्यापार के तरीके में भी काफी सुधार हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। नई लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जबकि आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर काबिज है। बात अगर पिछले सालों की करें तो उत्तर प्रदेश 12वें नंबर पर था, लेकिन सीएम योगी की नीतियों और सरकार के प्रभावी फैसलों ने उत्तर प्रदेश को नंबर 2 पर पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और राज्य में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है। इसे राज्य व्यापार सुधार एक्शन प्लान कहा जाता है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019 के लिए रैंकिंग जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। रैंकिंग में उछाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले साल 12वें स्थान की तुलना में इस साल दूसरा स्थान प्राप्त करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी प्रदेशवासियों को बधाई। ईज ऑफ डूइंग की लिस्ट में नंबर 2 पर पहुंचने के कई मायने हैं। इसका सबसे आसान भाषा में मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कारोबार शुरू करना अब आसान है, यानी अब आपको दफ्तरों और अधिकारियों के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों में जो निवेश मित्र पोर्टल बनाया गया है, जो निवेशकों के लिए इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमोनीज हुई हैं और जो नीति विषयक निर्णय इस सरकार ने लिए हैं, इसके अलावा जो ये रैंकिंग बनी है, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि इसमें उद्यमियों से 1-to-1 फीडबैक लेकर के भी ये पता लगाया गया है कि उन्हें प्रदेश में व्यवसाय करने में कितनी सहूलियत है, कितनी सुविधा है। प्रदेश में कारोबारी माहौल सुधारने के लिए योगी सरकार ने आते ही कई बड़े फैसले लिए। सबसे पहले सीएम योगी ने प्रदेश से संगठित अपराधियों के खात्मे का बेड़ा उठाया। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के गुंडे और माफिया सरेंडर करने लगे। जब माफियाओं का खौफ कम हुआ तो सरकार ने कुछ नीतिगत फैसले लिए और उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी लागू किया। ये उसी का नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश न सिर्फ भारतीयों बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए भी कारोबार शुरू करने की पहली पसंद बनता जा रहा है। सीएम योगी ने प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन करवाया। पहले साल पीएम मोदी और दूसरे साल गृह मंत्री अमित शाह इन्वेस्टर समिट में आए थे। इन सब के अलावा प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे पर भी तेजी के साथ काम हो रहा है। इससे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में उछाल आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और काशी विश्वनाथ धाम में खुदाई के दौरान सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद के बेहद करीब खुदाई के दौरान गुरुवार की देर शाम मंदिर और सुरंगनुमा रास्ता दिखने के बाद इसकी सूचना मंदिर प्रशासन को दे दी गई। इसके बाद वहां पर खुदाई का काम बंद करा दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम में खुदाई के दौरान 16वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। खुदाई के दौरान एक सुरंग का भी पता चला है। विश्वनाथ धाम परिसर में ज्ञानव्यापी मस्जिद के करीब ये अवशेष मिले हैं। खुदाई में मिले ये अवशेष 16वीं शताब्दी के मंदिरों की स्थापत्य शैली से मिलते जुलते हैं। वो मंदिर और मस्जिद का वहाँ कोई विवाद नहीं है। जो मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर चढ़ा के बनाई गई है। जब से कॉरिडोर बन रहा है और उसमें दीवार हटी है, तब से कोई भी आदमी अगर वहाँ जाएगा, अंधा व्यक्ति भी जाएगा, तो वो बता देगा कि ये मंदिर है। तो इस बात का कोई विवाद नहीं है। हमने लगातार प्रयास किया, अपने मुस्लिम भाइयों से भी, मौलाना मुफ्ती के यहाँ भी जाने का हमने प्रयास किया। हमारी गिरफ्तारी हो गई। 2 बार इस आंदोलन में हमारी गिरफ्तारी हुई, हमें जेल भेजा गया। तमाम तरीके से प्रशासन ने प्रताड़ित किया, लेकिन हमें उस बात का कोई गुरेज नहीं है। हम तो बाबा की भक्ति में लीन हैं और हम इस आंदोलन को चलाएंगे, चाहे इसका परिणाम कुछ भी निकले। गुरुवार की देर शाम ज्ञानवापी मैदान में श्रृंगार गौरी मंदिर के करीब बुलडोजर से खुदाई का काम चल रहा था। इस दौरान जब ज्ञानवापी मस्जिद की ओर जाने वाला सुरंगना रास्ता और मंदिर के अवशेष मिले तो आनन फानन में खुदाई के काम को रोक दिया गया। इसके बाद मंदिर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के खुदाई में मिले अवशेष और सुरंग की प्राप्ति के कारण बार बार अखिल भारतीय संत समिति यह कहती रही है शुरू से, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन इसी बात का था कि एएसआई खुदाई करा ले
और अगर वह विश्वनाथ मंदिर है, काशी ज्ञानवापी है, तो वो हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। अयोध्या, काशी और मथुरा, इस 3 से कम पर समझौते का कोई प्रश्न नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारी ने बताया कि ज्ञानवापी मैदान में खुदाई के दौरान ये अवशेष मिले हैं। अब बीएचयू के विशेषज्ञों की टीम और पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। दोनों ही एक्सपर्ट की टीम यहां आकर इसकी जांच करेंगी, उसके बाद ही सब कुछ साफ होगा। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और लापरवाह अफसरों पर अब सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे हैं। आईएएस अफसरों का परफॉर्मेंस कार्ड तैयार होगा। साफ छवि वाले अफसर ही डीएम बनेंगे। अफसरों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी होगी। मुख्यमंत्री योगी का सबसे बड़ा मिशन है साफ सुथरा और न्याय प्रिय शासन। इसी मिशन को पूरा करने में जुट गई है सरकार। योगी सरकार ने लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब राज्य में सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रमोशन मिलेगा। साफ छवि वाले अधिकारियों को ही जिला अधिकारी बनाया जाएगा और परफॉर्मेंस के आधार पर ही पोस्टिंग होगी। ट्रांसफर करने से पहले रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। किसी भी अधिकारी को दोहरा चार्ज यानी कि दोहरी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। सभी आईएएस अधिकारियों को साफ अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारना होगा। उन्हें जनता की शिकायतों को सुलझाना होगा। विकास से जुड़ी योजनाओं में तेजी लानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भली भांति जानते हैं कि बेहतर और पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए आईएएस अधिकारियों का परफॉर्मेंस बेहतर होना जरूरी है। प्रशासन मुस्तैद होगा तभी सरकार की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकेगा। लिहाजा अब राज्य के आईएएस अधिकारियों के परफॉर्मेंस पर सीधे सीधे मुख्यमंत्री की नजर रहेगी। और वाराणसी में 15 साल के हरिओम नारायण चौधरी स्वतंत्र भारत के छठे डोम राजा होंगे। 5वें डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन के बाद हरिओम नारायण की ताजपोशी होगी। वाराणसी में 15 साल के हरिओम नारायण चौधरी स्वतंत्र भारत के छठे डोम राजा होंगे। 5वें डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन के बाद हरिओम नारायण की ताजपोशी होगी। 5वें डोम राजा जगदीश चौधरी पीएम मोदी के प्रस्तावक भी थे। नए डोम राजा हरिओम जगदीश चौधरी के बेटे हैं। काशी में डोम राजा की परंपरा पौराणिक मान्यता के मुताबिक अनादि काल से है। 15 साल के हरिओम नारायण चौधरी छठी क्लास में पढ़ते हैं। हरिओम ने बताया कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाते तब तक उनकी दादी सारंगी देवी गद्दी संभालेंगी। ऐसे मेरे पिताजी थे तो वो गद्दी संभाल रहे थे, अब वो नहीं रहेंगे, अब नहीं रहे तो दादी संभालती है। इसमें थोड़ा जब 2-3 साल बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं संभालूंगा। अभी तो फिलहाल पढ़ाई हो रही है। अच्छा, कौन से क्लास में? 6। नए डोम राजा की पगड़ी की रस्म 6 सितंबर को त्रिपुरा भैरवी घाट के किनारे शेरावाली कोठी में होगी। और रिकॉर्ड टाइम में शुरू हुई लखनऊ मेट्रो ने सफलतापूर्वक 3 साल पूरे कर लिए हैं। 5 सितंबर 2017 को ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के बीच लखनऊ में पहली मेट्रो चलाई गई थी। मेट्रो की 3री वर्षगांठ पर 20 कोरोना योद्धाओं को एमडी कुमार केशव ने सम्मानित किया। 3 अव्वल कर्मियों को गोल्ड और 3 मेट्रो कर्मियों को सिल्वर पुरस्कार भी दिया गया। बता दें कि 7 सितंबर से आम जनता के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार एक बार फिर से मेट्रो चलाने की तैयारी पूरी हो गई है। शॉर्ट टाइम में बनकर तैयार हुई लखनऊ मेट्रो ने आज अपने 3 साल पूरे कर लिए। जहां 3 साल पूरे हुए वहीं 7 सितंबर से कोविड काल में बंद हुई लखनऊ मेट्रो अब फिर से शुरू होने जा रही है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के आईटी कॉलेज मेट्रो स्टेशन पर हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मेट्रो को शुरू करने के लिए कर्मचारियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। कोविड गाइडलाइन के साथ ही साथ सैनिटाइजेशन के साथ में पूरी तरीके से ये सारे मेट्रो स्टेशन की साफ सफाई कर ली गई है। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए लखनऊ मेट्रो वासी पूरी तरीके से सुरक्षित व आनंदमय यात्रा करें। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ वासी किस तरीके से आनंदमय यात्रा अपनी लखनऊ मेट्रो में पूरी कर पाते हैं, साथ ही साथ कोविड गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो कर पाते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और गौरव चंदेल हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशु जाट की मुंबई से गिरफ्तारी हो गई है। आशु जाट पर 2.5 लाख का इनाम घोषित था। आशु जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात लुटेरा है। बता दें कि जनवरी में गौरव चंदेल नाम के इंजीनियर की ग्रेटर नोएडा में हत्या कर दी गई थी और आशु जाट हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। हत्या के बाद कार लूटने में आशु का नाम सामने आया था। और महाराजगंज में निषाद पार्टी के स्वागत समारोह में बवाल हो गया। संजय निषाद के स्वागत समारोह को लेकर यह विवाद हुआ है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, ईंट पर पत्थर चले हैं। मंच पर बैठने को लेकर यह पूरा बवाल हुआ।
कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर भीड़ वहां जुटाई गई। मारपीट और पथराव का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पनियरा थाना इलाके के देवीपुर का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं विवाद वहां पर किस तरह से बढ़ा और कोविड को लेकर कोई प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया। वहां पर ईंट पत्थर चले हैं और लोगों में आक्रोश देखा गया। और खबर गाजीपुर से है, जहां पर गंगा में आई बाढ़ लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत है। पिछले एक हफ्ते से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से जिले के तटवर्ती गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हालांकि इसके बीच जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आसपास लोग रहने वाले उनके लिए खतरा का विषय बना हुआ भी है, जो पास में जो किनारे बिल्कुल है। पानी की वजह बढ़ रहा है तो गंगा का हम लोग खतरा बना हुआ है। गंगा किनारे रहने वाले हम लोग हैं। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सर एकदम। और विगत 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर गंगा बढ़ी है और अपने जनपद में बाढ़ के दृष्टिगत 92 बाढ़ चौकियों का गठन किया जा चुका है और सभी बाढ़ चौकी पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। और ब्रेक के बाद अमरोहा से खबर है, यहां पर 12 फीट लंबा अजगर निकला। 12 फीट लंबा अजगर निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। अजगर ने किसी जंगली जानवर के बच्चे को अपना निवाला बनाया था। सूचना के बाद भी जब वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने अजगर की पूंछ पकड़कर उसे घसीटा। अजगर की घसीटने के चलते मौत भी हो गई। तो किस तरह से वन विभाग को इस बात की सूचना दी गई, ग्रामीणों ने अपने तरीके से इसे हैंडल किया और यही वजह रही कि इस अजगर को अपनी और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में तेजी आ गई है। खुदाई के लिए भारी भरकम मशीनें पहुंची हैं। कांसा ग्रेड मशीन से नींव की बुनियाद तैयार होगी। 1200 जगह पर 35 मीटर तक पाइलिंग होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा पास होने के बाद राम मंदिर के निर्माण में तेजी आ गई है। पाइलिंग करने के लिए मशीनें कानपुर से राम जन्मभूमि परिसर पहुंच रही हैं। सबसे पहले बुनियाद के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होना है। इसके लिए 1200 जगहों पर 35 मीटर यानी 200 फीट गहराई तक की पाइलिंग की जाएगी। फिर होल बनाकर उसमें खास तौर पर चयन की गई कंक्रीट भरी जाएगी और उस पर बुनियाद का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। ये जो मशीन आई है, बड़ी मशीन, बहुत हैवी है। ये जमीन के अंदर खुदाई करेगी और उसके बाद में पिलर्स को डाल के उसको जो है तैयार भी करेगी। तो ये बहुत आधुनिक मशीनें हैं और इन्हीं मशीनों के द्वारा सब काम किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट ने विकास प्राधिकरण में पैसा जमा कर दिया है। साथ ही फीस जमा करने के बाद नक्शे की स्वीकृति भी ले ली है। अब राम जन्मभूमि परिसर में खुदाई के लिए पोकलेन, जेसीबी मशीन और कासा ग्रैंड मशीनें राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गई हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे देखिए कुछ